गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं बीएससी पार्ट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में सेकंड पेपर के रूप में चलता है उसका जो टॉपिक ले रहा हूं मैं कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। अब तक जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी उसमें ये बात की थी कि कैसे हम न्यून ताप का उत्पादन कर सकते हैं, कम ताप लो टेम्परेचर्स के प्रोडक्शंस की जो बात चल रही थी उसमें हमने लो प्रोडक्शन टेम्परेचर प्रोडक्ट करने के सीरीज में हमने जूल थॉमसन एक्सपेंशन किया था। उसके बाद हमने रीजनरेटिव कूलिंग की थी। उसके बाद हमने रुद्धोष्म शीतलन किया था, एडियाबैटिक कूलिंग की थी। लेकिन टेम्परेचर की जो लिमिट थी वो 96 केल्विन तक ही हो पाई थी। हम वो ये चाहते हैं कि और भी कम टेम्परेचर कैसे डेवलप किया जा सकता है। उस लो टेम्परेचर प्रोडक्शन की सीरीज में आज जो न्यू टॉपिक है वो हमारा है कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्धोष्म विचुंबकन। डीमैग्नेटाइजेशन मींस विचुंबकन द्वारा शीतलन कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इसकी क्या थ्योरी है, जब किसी अणुचुंबकीय लवण पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो अणुओं एवं परमाणुओं के संरेखण के कारण लवण के ताप में वृद्धि हो जाती है। परंतु यदि अचानक रूप से चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य कर दिया जाए लवण के ताप में अत्यंत कमी हो जाती है। इस प्रभाव को मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को। कोई भी अणुचुंबकीय लवण है, उस अणुचुंबकीय लवण पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो उस लवण के सभी अणु परमाणु एक विशेष दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थों की एक खास बात है, संरेखित हो जाते हैं, जिससे लवण के ताप में पहले तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन यदि उसको डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए, डीमैग्नेटाइज मतलब चुंबकीय क्षेत्र विचुंबकित कर दिया जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए, तो लवण के ताप में अप्रत्याशित कमी महसूस होती है या कमी ऑब्जर्व की गई है। इस प्रभाव को हम मैग्नेटो कैलोरिक इफेक्ट भी कहते हैं।
चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लगाने से टेम्परेचर पहले बढ़ा और डीमैग्नेटाइज करने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत कम, शीतलन हो गया। और ये आज तक के जो रिकॉर्ड, जो डेटा है वो ये बताते हैं कि अगर हम शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच अणु परमाणु को न रख के अगर न्यूक्लियस को, नाभिकों को संरेखित करके टेम्परेचर में कमी की जाए तो वो टेम्परेचर में वो कमी 10⁻⁻6 केल्विन तक हो जाती है। मतलब इस ऑर्डर का टेम्परेचर, इतने लो टेम्परेचर हम प्राप्त कर चुके हैं, किसकी वजह से, इस प्रोसेस से, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। इतना कम टेम्परेचर हम प्राप्त कर चुके हैं। किसके स्थान पर, अगर अणु परमाणुओं को संरेखित करने के बजाय हम उसके नाभिक पर, उनके न्यूक्लियस को संरेखित करें, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के बीच, तो हमको जो रिजल्ट्स आएंगे टेम्परेचर में वो अप्रत्याशित कमी महसूस होगी या ऑब्जर्व होगी या प्रेक्षित होगी। तो ये इसका सिद्धांत है। अब हम लोग बात करेंगे वो इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे बात करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंटली सेटअप। तो मैं थोड़ा सा अणुचुंबकीय पदार्थ का जिक्र कर दूं। अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्यूरी के नियम का पालन करते हैं अणुचुंबकीय पदार्थ, प्रोपोर्शनल टू 1/T। इसको कहते हैं क्यूरी लॉ, क्यूरी का नियम का पालन करते हैं जो भी अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो हमने यहाँ अणुचुंबकीय पदार्थ ही लिए। और लो चुंबकीय पदार्थ किस नियम का पालन करते हैं, क्यूरी वाइस नियम। हालांकि वो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम तो केवल अणुचुंबकीय पदार्थ पे जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसका। तो ये एक कांच की नली होती है, ये आप देख पा रहे हैं, एक कांच की नली है एक, इसमें अणुचुंबकीय लवण लिया गया है। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ पर अणुचुंबकीय लवण GdSO4 को लिया गया है, गैडोलीनियम सल्फेट अणुचुंबकीय लवण लिया गया है। ये जो डेबार फ्लास्क है इसमें लिक्विड हीलियम भरी हुई है, और ये जो डेबार फ्लास्क है इसके बाहर उसमें भरा हुआ है लिक्विड हाइड्रोजन। इस कांच की नली ए का संपर्क तापमापी कुंडली से किया गया है। उस नली का एक सिरा हीलियम कक्ष से जोड़ा गया है और दूसरा सिरा वैक्यूम कक्ष से जुड़ा गया है। वैक्यूम कोई भी चीज है निर्वात पंप, बाहर चली जाए, एग्जिट का काम करेगा वो। N और S जो दो चुंबकीय ध्रुव हैं जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने के काम आएगा, क्योंकि प्रभाव ये है कि अब हम क्या करेंगे, इस लवण पर इनकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा और तुरंत इन दोनों चुंबकीय ध्रुवों को हटा लेंगे तो टेम्परेचर में बहुत कमी आ जाएगी। वो ही हम नोट करना चाह रहे हैं कितनी कमी आ जाएगी वो। अच्छा, इनकी क्या वजह है, जो द्रव हीलियम और द्रव हाइड्रोजन जो दोनों हैं डेबार फ्लास्क, ये इस सिस्टम में टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्पन्न कर देते हैं। टेम्परेचर का ग्रेडियंट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये है कि हमको एडियाबैटिक रखना है इसको, इस लवण को एडियाबैटिक, मतलब बाहर के वातावरण से इस पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, ना तो बाहर से उष्मा ले ना वो दे, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, बाहर से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जो रिजल्ट नजर आए वो इस प्रोसेस का रिजल्ट आना चाहिए उसके टेम्परेचर पर, न कि कहीं वातावरण अपन
मतलब वातावरण का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने 2 डेबार फ्लास्क लिए हैं, जिसमें एक में हमने द्रव हीलियम लिए और दूसरे में हमने द्रव हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा, ये अणुचुंबकीय लवण, ये अणुचुंबकीय लवण की चुंबकीय प्रवृत्ति नापने के लिए ये कुंडली लगाई गई है। इसमें टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं नापेगा, क्योंकि कहीं आपको थर्मामीटर दिख रहा है कि इसमें नो, तो डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं नापता, क्योंकि इतना कम वेरिएशन होता है टेम्परेचर में कि हम डायरेक्ट हमारे थर्मामीटर भी असक्षम हो जाते हैं नापने की इतना टाइम, क्योंकि थर्मामीटर की जो मेजरमेंट है टेम्परेचर नापने की वो बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। तो ये क्या किया गया है, इससे बचने के लिए कि छोटे डायमेंशन भी पता हो जाए, इससे बचने के लिए अब आपको पता है 10⁻⁶ केल्विन टेम्परेचर, कैसे हम थर्मामीटर में कैसे नापेंगे इस टेम्परेचर को, जबकि केल्विन का आपको पता है कि ये क्या है, बहुत छोटी यूनिट। वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है। सॉरी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो समझ गए बात को, बहुत केल्विन बहुत छोटी यूनिट तो वैसे होगी। और फिर 10⁻⁶ नापना थोड़ा, इट इज टू टफ टू मेजर या टू डिटरमाइन, देयरफॉर वी आर यूजिंग द कॉइल। वो कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल इस अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति नाप लेगी बिफोर मैग्नेटिक फील्ड और आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये नाप लेगी चुंबकीय प्रवृत्ति में कितनी है, ज्यादा है स्वाभाविक, और फिर डीमैग्नेटाइज करने के बाद में भी ये चुंबकीय प्रवृत्ति नाप लेगा, और उसके आधार पे इनडायरेक्ट रूप से हम क्या कर लेंगे, उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली इसका, कि हीलियम कक्ष से हम क्या डालेंगे, पहले इस कांच की नली ए में हीलियम डालेंगे बाहर। वो हीलियम क्या करेगा, जो ये अणुचुंबकीय लवण हमारा गैडोलीनियम सल्फेट है, वो इसके टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा हीलियम कक्ष से। उसके बाद हमने जो कर दिया कि हम इसको सिस्टम को किस में रखा है, पहले द्रव हीलियम से भरे हुए डेबार फ्लास्क में रखा है इस नली को, और उस पूरे सिस्टम को फिर द्रव हाइड्रोजन से भरे डेबार फ्लास्क में रखा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाए ताकि वातावरण से कोई भी उष्मा यहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसको 2 तरह के लिक्विड जो किसमें बने हैं, डेबार फ्लास्कों में, उनको यूज किया गया है। अब हमने हीलियम कक्ष से हीलियम डाला तो ये इसके साथ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब हमने शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव से क्या किया, इनको ऑन कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होंगे। चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा तो ये इसके परमाणु अणु जो है ना, गैडोलीनियम सल्फेट जो हमारा अणुचुंबकीय लवण है, उसके अणु और परमाणु क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, तो लवण के ताप में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब हम हीलियम कक्ष में हीलियम लिक्विड डाला था, वो क्या करेगा, इस उष्मा को पाकर वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होकर कहां निकल जाएगा, बाहर। कौन, तो हीलियम हमने डाला। क्यों डाला था वो, ताकि वो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में व्यवस्थित हो जाए। अब क्या किया हमने शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव को हटा दिया, मतलब डीमैग्नेटाइज कर दिया, मतलब सडन मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया। तो क्या हुआ, उस लवण के ताप में अत्यंत कमी हो गई। तो इस विधि द्वारा हम लो टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं। शर्त ये रहनी चाहिए कि ये एडियाबेटिक होना चाहिए, मतलब
मतलब वातावरण के संपर्क में नहीं आए। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, जब वो लवण का ताप डायरेक्टली नाप रहे, ये इसकी क्या मान नाप लेगा, चुंबकीय प्रवृत्ति। आफ्टर ऑल आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं बाई वाया x बराबर C/T which is said to be as Curie law। तो आई होप कि ये आप समझ पाएंगे। इसके आगे जो इसकी मैथमेटिक्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले पाएंगे कि क्या मैथमेटिक्स है, क्यों ऐसा होता है, और मैथमेटिकली वो फाइनली जो टेम्परेचर है उसकी मैथमेटिक्स कल डिफाइन करेंगे। आई होप कि ये आप समझ पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी। थैंक यू सो मच।